हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो आप में से अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यूट्यूब पे डाइवर्सिफिकेशन को लेके तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी, हम आपका वीडियो क्यों देखें। तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन पे मैं मानता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन आज हम डाइवर्सिफिकेशन के भी दो हिस्से के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन का कोई एक पार्ट नहीं होता, डाइवर्सिफिकेशन भी दो तरह का होता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये हम डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन का भी दो पार्ट होता है। सबसे पहला जो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट होता है वो होता है वेल्थ प्रिजर्विंग। वेल्थ प्रिजर्विंग का मतलब क्या है? वेल्थ प्रिजर्विंग डाइवर्सिफिकेशन में हम देखेंगे आप अपने पोर्टफोलियो को, आपका मेन फोकस रहेगा आपका पोर्टफोलियो में जो पैसा रहेगा उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसे आपको नेगेटिव में नहीं जाने देना है। आपको एक मॉडरेट 15 to 16% का रिटर्न चलेगा, लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो प्रिजर्व करना है। आपको आपके पोर्टफोलियो पे एक एवरेज रिटर्न के साथ नेगेटिव रिटर्न से बचाना है एंड आपके पोर्टफोलियो का वेल्थ को प्रिजर्व करना है। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन होता है वेल्थ क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन। अब वेल्थ क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ये हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो आज के एपिसोड में हम बस यही जानेंगे कि वेल्थ प्रिजर्विंग डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। जब बचपन में कहीं घूमने जाते थे ना, मैंने अपने पापा को देखा है, वो क्या करते थे, मान लेते उनके पास 100 रुपये है, ओके सॉरी, मान लेते उनके पास 100 रुपये है। तो पापा क्या करते थे, जब हम जा रहे हैं कहीं पे ट्रेन से या फिर टैक्सी से, तो ये मान लेते हैं पापा है मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, आप कुछ माइंड मत करना। तो पापा क्या करते थे, अपने शर्ट के पॉकेट में 20 रुपये रख देते थे। ये पापा का पैंट के पॉकेट, एक पॉकेट में 10 रखते थे, दूसरे पॉकेट में और 10 रख देते थे, तो टोटल हुआ 40। उसके बाद अपने वॉलेट में वो सबसे ज़्यादा पैसा रखते थे 50 रुपये, मान लेते 50% मनी का अपना 50 रुपये वॉलेट में रखते थे। एंड बाकी जो 10 रुपये होता था ना, वो अपने फ़ोन के बैक कवर में रख देते थे। तो हो गया पूरा 100 रुपये। तो मुझे उस वक्त बहुत क्वेश्चन था, मैं तब बहुत ही छोटा था, तो मुझे क्वेश्चन मन में आता था कि पापा ऐसा करते क्यों है, बार बार प्रॉब्लम होता है अलग अलग जगह से पैसा निकालने में। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट में आया और डाइवर्सिफिकेशन का ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा जब सबसे पहले, तब मुझे पता चला कि पापा वो क्यों करते थे। क्योंकि मान लेते हैं मेरे पापा ने अपना पूरा पैसा अपने वॉलेट में रखा है, तो वॉलेट में अगर उसने पूरा पैसा रखा है, तो अगर ट्रेन में एक थिप आता है और उनका वॉलेट लेके भाग जाता है, तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा पैसा उसी में है। दूसरी तरफ पापा ने सिर्फ अपने पैंट के साइड पॉकेट में रखा है, तो वहाँ से भी चोरी होने का फुल चांसेस है, शर्ट के पॉकेट में फुल चांसेस है। लेकिन चोर एक साथ 5-6 जगह तो आदमी का चोरी नहीं कर सकता ना। तो अगर कहीं से पैसा चोरी हो भी गया, तब भी उनके पास बैकअप रहता था। इसलिए वो अपने वो अपने पैसों को कहीं पे जाने से पहले डाइवर्सिफाई करके अपने पास अलग अलग करके रख देते थे। यही सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी फॉलो होता है। अब स्टॉक मार्केट में कैसे फॉलो होता है वो हम चलिए देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये है, आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, ओके, ये आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है। अगर आपको एक वेल्थ प्रिजर्विंग, यानी कि आपको रिटर्न एवरेज 15 to 16% का चलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में, 15 to 16% का रिटर्न आपको चलेगा, लेकिन आपको आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बचाना है। तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे एंड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे? अब यहाँ पे क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा वेल्थ प्रिजर्विंग पर्सन है, तो मेरे ख्याल से आपको आपके पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 30% एलोकेशन स्टॉक्स में करना चाहिए, स्टॉक्स में करना चाहिए। अब ये जो 30% का एलोकेशन, यानी कि 100 रुपये में से हम 30 रुपये यहाँ पे ये मैं
परसेंटेज हटा देता हूँ। यहाँ पे 30 रुपये आप यहाँ पे अपना स्टॉक्स में लगाएंगे, बाकी रहता है 70 रुपये। उसमें से आप अपना बाकी जो 30 रुपीज़ होगा वो आप रखेंगे बॉन्ड्स में। एंड अगेन ये बॉन्ड्स 3 स्टार रेटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से सर्टिफाइड अच्छे कॉरपोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होने चाहिए, क्योंकि आप एक सेफ प्लेयर है। तो यहाँ पे 30 रुपये स्टॉक्स में, 30 रुपये बॉन्ड्स में, बाकी रहे कितने, 40 रुपये। अब इन 40 रुपये में से आपको फिर से 30 रुपीज़ लेने हैं एंड उस 30 रुपीज़ को आपको रखना है गोल्ड में। गोल्ड में 20%, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे आपको गोल्ड में रखना है 20%, 20 रुपये 20% गोल्ड में रखना है। एंड आप 10 रुपीज़ चाहे तो सिल्वर में रख सकते हैं। आप चाहे तो सिल्वर में रख सकते हैं, नहीं तो 30 रुपये ही गोल्ड में रख सकते हैं। बाकी जो 10 रुपये बचा उसमें से अगर आपके पास ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको क्रूड, जो क्रूड ऑयल है उसमें जाना चाहिए या फिर करेंसी ट्रेडिंग में जाना चाहिए। इसमें से आपका बाकी 10 जाएगा। या फिर अगर आपको इन सब का नॉलेज नहीं है तो फिर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप बाकी जो 10 रुपये है उसे आप एफडी करवा लीजिए। मैं मानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं डाइवर्सिफिकेशन में एफडी भी डाल रहा हूँ, लेकिन एफडी का ज़रूरत है। मान लेते हैं आपके घर में अगर कल को कोई बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? आप स्टॉक मार्केट के भरोसे तो रह नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक्स क्या पता उस समय अच्छा रिटर्न दे भी रहा होगा या फिर नहीं। गोल्ड के भरोसे भी नहीं रख सकते, क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म में, तो हम सबको पता है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन सिल्वर सेम लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन क्या अभी ऊपर जाएगा? तो आप ना आप स्टॉक्स पे भरोसा कर सकते हैं, ना आप गोल्ड पे, ना आप सिल्वर पे। अब बचा क्या है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का तो मैच्योरिटी पीरियड होता है 10 साल, 15 साल या फिर व्हाटएवर जो कॉन्टैक्ट पे है। तो उससे पहले तो आप बॉन्ड्स को बेच भी नहीं सकते। आप उसके पहले आप किसी थर्ड पार्टी को बेचेंगे, वो आपसे कम रेट पे मांगेगा, या फिर आपको कोई कस्टमर मिले या ना मिले। तो मेरे ख्याल से आपको आपका 10 रुपीज़, अगर आप सेफ प्लेयर है, एफडी पे रखना चाहिए, जो आपका जो क्रिटिकल कंडीशन में आपका काम आएगा। अब बात करते हैं इन 4 कैटेगरी को लेके। ओके, तो ये हो गया आपका वो 3 कैटेगरी जिस पे आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखेंगे। स्टॉक्स पे आप रखेंगे 30 रुपये, बॉन्ड्स पे भी 30 रुपये, गोल्ड पे भी 30 रुपये। ओके, तो ये 30 हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक्स आपको क्या करेगा? अब स्टॉक्स में भी 2 कैटेगरी आ जाता है। ओके, सबसे पहला, अगर आप डायरेक्ट शेयर बाइंग करते हैं, डायरेक्ट शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं तो वो भी आपके स्टॉक्स के अंदर ही आना चाहिए। आप 100 रुपये में से 5 रुपये का म्यूचुअल फंड अगर बाई करते हैं, वो भी आपके स्टॉक के कैटेगरी में ही आना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहा है। एंड अगर आप डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं, वो भी डायरेक्ट स्टॉक के कैटेगरी में। तो अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर है तो मेरे ख्याल से आपको अपना मिनिमम, अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर है तो आपको आपका मिनिमम 15% पोर्टफोलियो का, यानी कि 15 रुपीज़ स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है उसका 15 रुपीज़ डायरेक्ट शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में आपको 2 हिस्सों में बांटना है। म्यूचुअल फंड्स में आपको यहाँ पे 10% डालना है इंडेक्स फंड में। ओके, क्योंकि ये आपको एक 15 से 16% का एवरेज रिटर्न देता रहेगा। और बाकी जो 5% रहा वो आपको डालना है अच्छे से किसी एक्टिव फंड में, क्योंकि एक्टिव फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब अगर आपको ये नहीं पता कि एक्टिव फंड्स चूज़ कैसे करता है एंड एक बहुत ही अच्छा एक्टिव फंड का एग्जांपल क्या है, तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक्टिव फंड यहाँ पे आपको 5 रुपये का एलोकेशन करना है। हो गया म्यूचुअल। स्टॉक्स का कहानी ख़त्म। अब ये बॉन्ड्स का जो 30 रुपीज़ है,
इसमें से क्योंकि आप सेफली प्ले करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ रखना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का डिफ़ॉल्ट होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो 20 रुपीज़ बॉन्ड्स में से आपका गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और बाकी जो 10 वो क्योंकि आप सेफ प्लेयर है, मैं यहाँ पे इसलिए आपको एक हाई रिटर्न पर रिस्की बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं दूंगा। आपको यहाँ पे फिर से ये 10 रुपये ट्रिपल स्टार क्रेडिट रेटेड एजेंसी से आपको अच्छे कॉरपोरेट बॉन्ड्स जैसे रिलायंस का हो गया, TCS का हो गया, HDFC का हो गया, ऐसे कंपनीज़ का बॉन्ड्स आपको ख़रीदना चाहिए 10 रुपये का कॉरपोरेट बॉन्ड, और बाकी जो 30 रुपीज़ उसका गोल्ड। अब मैं यहाँ पे बॉन्ड्स पे क्यों गया हूँ, क्योंकि बॉन्ड्स आपको एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके स्टॉक मार्केट चलेगा। लेकिन बॉन्ड्स आपको हर साल एक स्टेबल इनकम देता रहेगा। बॉन्ड्स में आपको हर साल, मान लेते हैं ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये आपको 8% का हर साल एनुअलाइज्ड रिटर्न देता रहेगा। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपका पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। और एक अच्छा कॉरपोरेट बॉन्ड आपको 9 to 10% का रिटर्न भी दे सकता है अगर आप ढूंढ पाते हैं। एंड अगर आप थर्ड पार्टी से ख़रीदते हैं तब तो आप 11 to 12% का भी, वो अगर कम में देता है तो आप ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि बॉन्ड्स क्या होता है तो उसका भी वीडियो मैंने यहाँ पे आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो बॉन्ड्स हो गया। बाकी क्या रहा, बाकी रहा गोल्ड। अब गोल्ड, हम सबको पता है बचपन से कि गोल्ड का दाम हमेशा बढ़ता ही आया है, कभी घटा नहीं है गोल्ड का दाम। तो गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा हेजिंग ऑप्शन है। अब बॉन्ड्स पे क्यों मैं आपको ज़्यादा फोकस करने नहीं बोलूँगा, ये 30 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स, क्योंकि बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड 8%, 9 to 10%, 12%, इससे ज़्यादा रिटर्न दे ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि गोल्ड भी तो मैक्सिमम एवरेज अगर हम देखें 9 to 10% का ही रिटर्न देता है, तो अगर यहाँ पे हमें 11 to 12% का रिटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे क्यों ना जाए। रीज़न ये है क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट में भी 30% एलोकेशन है। तो स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है, क्रैश आता है या फिर एक बड़ा करेक्शन आता है, तो बॉन्ड मार्केट को स्टॉक मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका स्टॉक मार्केट 50% गिर जाए या फिर 60% गिर जाए, बॉन्ड्स आपको ये फिक्स्ड रिटर्न देता रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के कहाँ जाता है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के जाता है गोल्ड्स में, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के जाता है करेंसी में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको करेंसी में भी अपना 5% का एलोकेशन या फिर क्रूड ऑयल में 5% का एलोकेशन रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरेगा, आपका यहाँ पे लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे गोल्ड आपका वो लॉस रिकवर कर देगा। उस साल गोल्ड शायद आपको 30 to 40% का रिटर्न दे दे एक साल में, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के गोल्ड पे आ रहा है। लेकिन ये जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, ये आपको बस एक फिक्स्ड इनकम देता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वेल्थ प्रिजर्विंग का जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि अगर आपको वेल्थ प्रिजर्व नहीं, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको अमीर बनना है, तो आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।